नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को पूरी तरह से कवर करेंगे। ये जो सीरीज होगी आपके मेंस, प्रीलिम्स एग्जाम्स और साथ ही साथ बिहार में जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए इक्विवेलेंटली इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में बिहार करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता ही है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट ज़रूर रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब मेरा मेन पर्सपेक्टिव ये है कि जो 70th बीपीएससी एग्ज़ाम जो होने वाला है 30th सितंबर को, उसके नज़र में मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि पता ही होगा कि पिछले एक साल का करंट अफेयर्स बहुत मायने रखता है, इसीलिए हम लोग अगस्त 2023 से जितना भी करंट इवेंट्स हैं उनको कवर करेंगे और सितंबर तक, एग्जाम होने से पहले तक हम लोग सारा जो करंट अफेयर्स हो उनको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अगस्त महीने का ये करंट अफेयर्स देख रहे हैं और ये जो करंट अफेयर्स देख रहे हैं अगस्त महीने का, ये पार्ट नंबर 1 है। ये जो अगस्त महीने का होगा हम लोग 3 अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और ये भी बहुत जल्दी, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी लेंदी होने वाला है वीडियो, बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अपना जो टाइम स्पीड है उसको कम बेसी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो इस और एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है कि आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पीडीएफ वगैरह तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको नोट्स बनाना नहीं आता होगा तो आप मेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। प्रीलिम्स तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन मेंस में आंसर राइटिंग में आपको नोट्स बनाना आना चाहिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अपना नोट्स खुद बनाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। हम लोग जो है मेनली 7 अलग अलग टॉपिक्स को समझेंगे। ठीक है, डील करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है बिहार चीफ मिनिस्टर ऑनर्ड 29 लिटरेचर्स। ठीक है, तो ये जो हिंदी सेवी सम्मान अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखा गया था 31 जुलाई को 2023 में, जिनमें बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अवार्ड दिए थे 29 लिटरेचर्स को, जिसमें वो लोग राइटर्स थे, ऑथर थे, पोएट थे, फिर अलग अलग फोक सॉन्ग्स जो लिखते होंगे उनके लिए भी ये अवार्ड दिए गए हैं। तो 29 ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है, तो उनके नाम जानना आपको ज़रूरी है। लेकिन ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये 2020-21 और 2021-22 दोनों के लिए ही दिया गया है। ठीक है, तो ये पुराना ज़रूर डेटा है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो ये वाला डेटा होगा 2021-22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था, इसलिए उस समय नहीं दिया गया था, अभी दिया गया है 2023 में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिलता है, तो जो विनर होंगे उनको अंग वस्त्र, जो शॉल होता है, मेडल, साइटेशन, चेक, और जो चेक की अमाउंट है पहले मिलता था 50,000 रुपया, अब जो है वो 1 लाख बढ़ा दी गई है। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट है। ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ हुआ था, तो लोक समादेश इंस्टीट्यूशन पे हुआ था, और ये 1 मार्ग पटना में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स हैं। और ये जो अवार्ड्स हैं इनके कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट नाम है उनको आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना पड़ेगा यार। सबसे पहले देखेंगे हिंदी सेवी सम्मान अवार्ड जो था वो 2020 और 21 के लिए। ठीक है, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है। फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अवार्ड अशोक कुमार को मिला है। मृणाल पांडे को जननायक कर्पूरी ठाकुर अवार्ड मिला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा जनवरी में ही जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला था, मिलने वाला है ना। तो इसीलिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड कुछ भी अगर मिलता है तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर बीपी मंडल अवार्ड जो सुशीला ठाकुरे को मिला। तो ये चारों अवार्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बाद में जो कुछ पोएट्स को मिले हैं, ठीक है, कवि को मिले हैं, जैसे नागार्जुन अवार्ड सत्यनारायण को मिला है। राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है ये भी पता होना चाहिए, तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, तो राम श्रेष्ठ दीवाना। फिर फणेश्वर नाथ रेणु, ये भी बड़े पोएट थे बिहार से ही, तो जाबिर हुसैन को मिला है। महादेवी वर्मा अवार्ड तो डॉक्टर पूनम सिंह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को ही मिलता है, महादेवी वर्मा अवार्ड, तो पूनम सिंह को मिला है। बाबू घनसारण गंगाशरण सिंह अवार्ड जो मिला है डॉक्टर के वनाजा। फिर विधाकर कवि
अवार्ड मिला है प्रचार सभा हैदराबाद तेलंगाना को, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, विधाकर कवि अवार्ड, ठीक है, प्रचार सभा हैदराबाद तेलंगाना को। विद्यापति अवार्ड मिला है गीताश्री को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मोहनलाल महातो वियोगी अवार्ड जो मिला है डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा रवि। तो ये सारे जो अवार्ड है 2020 से लेकर 21 के लिए दिया गया है, ठीक है। कुछ और भी अवार्ड्स है, जैसे भगवती प्रसाद द्विवेदी को भिखारी ठाकुर अवार्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भिखारी ठाकुर बहुत बड़े थे फोक सिंगर, तो भगवती प्रसाद द्विवेदी। फिर डॉक्टर छाया सिन्हा को गिरीशन अवार्ड मिला था, अनंत विजय को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के अवार्ड मिला था। तो जो मैंने टिक किया है वो सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ठीक है। ये तो हो गया 2020 और 2021 का, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपको 21-22 का, ठीक है। लेकिन जो मैं टिक किया हूँ वो एटलीस्ट नाम याद रहना चाहिए। फिर जैसे कि सेम ही रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो 2020-21 वाले में 15 अवार्डीज थे और 2021-22 में 14 अवार्डीज है, तो टोटल जो हो गया 29 अवार्डीज को मिले हैं, ठीक है। तो मधुसूदन आनंद को मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, इंपॉर्टेंट है। बलराम को मिला बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अवार्ड। डॉक्टर चंद्र तिरखा को जननायक कर्पूरी ठाकुर अवार्ड मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इरशाद कामिल, ये बॉलीवुड में बहुत सारे गाने वाने लिखते हैं, तो बीपी मंडल अवार्ड मिला है। फिर पोइट्स के कैटेगरी में देखा जाए तो भोला पंडित प्रणय को अवार्ड मिला है, नागार्जुना अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अनिरुद्धा सिन्हा राष्ट्र कवि दिनकर अवार्ड मिला है। फिर शहनाज फातमी फनीशनाथ रेणु अवार्ड मिला है, और डॉक्टर भावना ऑनर्ड विद महादेवी वर्मा अवार्ड, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चारों ही अवार्ड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी के जो अवार्ड्स है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम अगर आपको याद रहता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो गुरमीत सिंह को बाबू गंगा शरण सिंह अवार्ड मिला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को विद्याकर कवि अवार्ड मिला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें। कविता प्रयागराज को विद्यापति अवार्ड मिला है। महेंद्र नारायण पंकज को मोहनलाल महातो वियोगी अवार्ड मिला है। डॉक्टर आशीष खांडवे को डॉक्टर ग्रेडेशन अवार्ड मिला है, एंड विवा रानी को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के अवार्ड मिला है। तो ये सारे नाम अगर आपको वेल एंड गुड याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो मैंने टिक किया वो सारे अवार्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके 2021 से लेकर 2022 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके 78 बीपीएससी के लिए, ठीक है। बट मैंने दोनों ही साल के अवार्ड्स को इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वो है कि पटना 15-year-old स्टूडेंट प्रणव मेड स्मार्ट इन्वर्टर मेनी टाइम्स चीपर देन द मार्केट, ठीक है। तो ऐसे न्यूज़ भी काफ़ी कभी बार इंपॉर्टेंट किस तरह से हो सकता है मैं ये बताने वाला हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रणव कौन से स्कूल का था क्या है, वो नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या इन्वेंट किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्वर्टर जब बिजली चल जाती है तो इससे काम चलता है, तो हैज़ अ टच स्क्रीन डिस्प्ले, ऑल काइंड ऑफ इंडिकेटर्स आर गिवन ऑन द टच स्क्रीन डिस्प्ले, ठीक है। फिर इन्वर्टर कैन गिव अ बैकअप अप टू 3 आवर्स व्हेन यूज्ड विद अ वेरी हाई लोड, तो 3 आवर इसकी बैकअप है। फिर फैन, बल्ब्स, आयरन मिक्सर, ये जिसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगता है वो सब भी हम लोग इससे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फोटो मैंने अटैच की है, लेकिन इसमें ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है 2-3 कंसेप्ट जो साइंस से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है, वो आ जाता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट कब कैसे होता है, ठीक है। तो जब लाइव और न्यूट्रल वायर मिल जाते हैं या उसका इंसुलेशन जल जाता है हीटिंग के कारण या फिर ओवरलोडिंग के कारण। ओवरलोडिंग भी अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो जिस सॉकेट में हम लोग एक मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, अगर उसी फ़ोन में हम लोग अगर 2-3 मोबाइल फ़ोन फिर गीज़र ऑन कर दिए, सब कुछ ऑन कर दिए, तो वो क्या होगा, वो ओवरलोड हो जाएगा, है ना। तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग होगा। तो शॉर्ट सर्किटिंग जैसा कंसेप्ट, ओवरलोडिंग जैसा कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और जो इम्पॉर्टेंट है इसमें जो बैटरी यूज़ की गई है वो है लिथियम आयन ड्राई सेल की। तो जितने भी हमारे मोबाइल फोन्स में भी बैटरीज बन रही है, कितने सालों से बन रही है, वो सब कहाँ से बन रही है, तो लिथियम आयन बैटरी से बन रही है, ठीक है, लिथियम आयन ड्राई सेल। और इसको ये सब क्या है, तो ये रिचार्जेबल बैटरी, इसको रिचार्ज किया जा सकता है, इसीलिए इसको प्राइमरी बैटरीज कहा जाता है। फिर दूसरे टाइप के बैटरीज होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है। वो सब मैं साइंस वाला, जब मैं जनरल साइंस का वाला पढ़ाता हूँ उसमें मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ। फिर लिथियम कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं,
ठीक है, ये प्रणव और इन्वर्टर का ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इधर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो लिथियम ट्रायंगल जो है, ठीक है, तो साउथ अमेरिका के 3 ऐसे कंट्री है, उसको आपको याद रखना है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी मतलब ए हो गया अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना मेसी से याद रहेगा आपको, ठीक है। फिर बी हो गया बोलीविया, ठीक है, एंड सी हो गया चिले। ठीक है, ये तीनों कंट्री में सबसे ज्यादा हमारा लिथियम आयंस मिलता है, और इस जगह को मेनली लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक कवर हुआ। थर्ड टॉपिक पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे गवर्नर हुए, चीफ जस्टिस हैं बिहार के, या चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये सब के नाम, इनसे रिलेटेड न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। इसीलिए द बुक नीतीश कुमार इन पार्लियामेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीतीश कुमार इन पार्लियामेंट बुक का नाम है, वॉज रिलीज तो 4 अगस्त 2023 इन द पार्लियामेंट, रिलीज्ड बाय whom, जगजीवन राम इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड पॉलिटिकल रिसर्च, पटना में जो है। ठीक है, तो ये रिलीज हुआ था यहाँ पर। फिर द बुक को एडिट किसने कहा किया था, तो सोशियोलॉजिस्ट जगनारायण सिंह यादव, ये भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिश किसने किया था, तो साहित्य संसद प्रकाशन, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इस बुक में एक्चुअली में है क्या, तो ये सारे तो आपको याद रखने होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इस बुक में क्या बताया गया है, तो इस बुक में मेनली 1989 से 2005 के बीच में, जब नीतीश कुमार एमपी थे और यूनियन मिनिस्टर थे जनता दल के, उन सब के बारे में जितने भी वो उन्होंने स्पीच दिए हैं, तो उनका स्पीच का एक कंपाइलेशन है मेनली। तो इस बुक में जो है हमारा नीतीश कुमार इन पार्लियामेंट में, उसमें जितने भी कंपाइलेशंस है उनकी स्पीचेस का, वही दिया गया। और ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1989 से 2005, उसके बाद तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे बिहार के। तो इस बुक में मेनली 5 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन है उसमें उन्होंने स्पीच दिया था कृषि प्रधान भारत के बारे में। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री रिगार्डिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर दूसरा जो सेक्शन है उसमें उन्होंने इंडियन रेलवेज के बारे में कहा था, और वो उस समय में यूनियन मिनिस्टर भी थे, रह चुके हैं रेलवे के। फिर तीसरा उन्होंने डेवलपिंग इंडिया के बारे में कहा था, इंडिया का विजन दिया था। फिर चौथा जो सेक्शन है उसमें उन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में कहा था। ठीक है, इंडियन सोसाइटी, डिफरेंट क्लासेस, किस तरह से सोसाइटी है, स्पेशली बिहार का सोसाइटी के बारे में कहा गया है। फिर पांचवा जो सेक्शन है उसमें इंडियन पॉलिटी के बारे में उन्होंने सारे स्पीच का कंपाइलेशन मिलेगा। तो ये बुक इन द पार्लियामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगा, किसने लिखा है, कहाँ, और कौन एडिटर है, कौन पब्लिशर है, ये सब पता होना चाहिए। 5 सेक्शन में क्या क्या है वो भी मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, तो इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बिहार में ओपन हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे इंडो जापान, इंडो साउथ कोरिया, इंडो यूएसए ऐसे एक्सीलेंस सेंटर बने हुए हैं, लेकिन इंडो जापान सेंटर जो पहली बार बिहार में बना है, और ये किसके साथ हुआ है कोलैबोरेशन, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आईआईटी पटना के से हुआ है, और उस समय जो आईआईटी पटना के जो डीन है प्रोफेसर टीएन सिंह, और जो तकाशी सुजुकी, जो जापान एक्स्ट्रा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है, उनके बीच में, तो ये देख सकते हैं फोटोज यहाँ पर। तो ये अगस्त 6 2023, ठीक है, अगस्त 6, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्बिंग का दिन है, 6 और 9 अगस्त। तो ये सारे कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो जब आईआईटी पटना का 15th फाउंडेशन डे मनाया जा रहा था, तभी ये इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया था। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपके मेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मेन जापान पता ही है आपको, टेक्नोलॉजिकल हब है, पढ़ाई में अच्छा है, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, साफ सफाई, इन सब में बहुत आगे हैं। तो जापान से हम लोग जितना सीख सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑपरेशन इन द एकेडमिक फील्ड्स, इसीलिए आईआईटी पटना और जिट्रो के साथ कोलैबोरेशन है। एंड क्रिएशन ऑफ हब्स टू प्रमोट एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, ताकि जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो जापान में जाके टेक्नोलॉजी सीखे, पढ़े, वहाँ पर रिसर्च वगैरह करें, और इंडिया में वापस आके काम कर सके। फिर टू डेवलप बिहार एज ए इन्वेस्टमेंट हब फॉर जापान, ठीक है, जापान जो है वो इन्वेस्ट करे बिहार में, ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट आए और जॉब्स क्रिएशन हो सके इससे। ठीक है, फिर जो प्रॉब्लम है इंडियन स्पेशली बिहार के यूथ का, जो पलायन बहुत ज़्यादा होता है, माइग्रेटिंग फ्रॉम बिहार, है ना, तो ये जो पलायन है उसको कम किया जा सकता है।
तो अगर इन्वेस्टमेंट बिहार में ही होने लगेगा, नौकरियां बिहार में मिलने लगेगी, तो बिहार के युवक जो है वो बाहर क्यों जाएंगे। ठीक है। फिर इससे और इम्पोर्टेंट रहेगा प्रोमोशन ऑफ न्यू स्टार्टअप्स बनेंगे, इंक्यूबेशन, न्यू रिसर्च, कोऑपरेटिव, जॉइंट वेंचर्स, ये सारे क्रिएट होंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बहुत कुछ क्रिएट किया सकता है। और इसी के लिए क्या है, आईआईटी पटना में जो है बेसिकली जापानीज लैंग्वेज के लिए एक कोर्स भी स्टार्ट किया गया है, जो आईआईटी पटना में ही सिखाया जाता है। तो वहाँ पर अगर जापानीज लैंग्वेज भी आ जाएगा तो आप जापान में जाकर भी बहुत आसानी से काम कर सकते हैं और जापान के लोगों के साथ डील भी कर सकते हैं, नया स्टार्टअप, नया बिजनेस कुछ भी किया जा सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो है हमारा कि ये तो है, प्रोफेसर टीएन सिंह ने बताया, क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज, ये सब है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है, बिहार और जापान का एक कल्चरल टाई भी है। कैसे है, तो आपको पता है बोध गया फेमस है हमारे बुद्धिज्म के लिए, है ना। तो बुद्धिज्म वाला जो कंसेप्ट वो साउथ ईस्ट एशिया, जापान, साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है। जापान से बहुत सारे हर साल टूरिस्ट आते हैं कल्चरल एंड रिलीजियस टूरिज्म के लिए, स्पेशली बोध गया में। तो इसी को इसको भी प्रमोट किया जा सकता है, जो कल्चरल रिलीजियस बॉन्डिंग है उसको भी बढ़ाया जा सकता है इससे। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो बिहार का जो सॉफ्ट पावर है कल्चरल एंड रिलीजियस टूरिज्म का, इसको भी ये बहुत इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट है हमारे इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो बिहार के 6 टीचर्स को नॉमिनेट किया गया नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 के लिए। ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा इस महीने का, अगस्त महीने का, उसमें मैं कौन, ये तो हो गया नॉमिनेटेड मेंबर्स, एक्चुअल में 3 टीचर्स को मिले हैं अवार्ड। ठीक है, वो उसके बारे में मैं सेकंड पार्ट में डिटेल बता दूंगा। तो आपको पता है कि नेशनल टीचर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं या देती है। ठीक है। और ये जो दिया जाता है ये 5 सितंबर को पता ही है कि इंडियन यहाँ पर हम लोग टीचर्स डे मनाया जाता है। और ये किनके लिए होता है, तो इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन रहता है, जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे। तो ये सारे कंटेक्स्ट भी आपको याद करना और समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ समझने से नहीं होगा, इसके आसपास का जो न्यूज़ है उसके सॉफ्ट, तो उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉमिनेटेड टीचर्स कौन कौन से हैं, 6, ये भी अगर याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 3 जो सिलेक्टेड हैं उनका नाम जो है वो सेकंड पार्ट में मैं बता दूंगा। ठीक है। इन्हीं में से 3 है, अनिल कुमार सिंह, अर्जुन कुमार शाह, तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, दिजवेंद्र कुमार, कुमार गुड्डी, संगीता कुमारी एंड उमेश कुमार यादव। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं जो 3 सिलेक्टेड हुए हैं, जिनको डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू से, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे अवार्ड मिला है दिल्ली में, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। तो इनमें से 3 है, तो सेकंड पार्ट में मैं कवर कर दूंगा उसको। और ये जो अवार्ड यहाँ पर मेडल्स मिलते हैं, चेक्स वगैरह, लगभग वहाँ पर भी प्राइज मिलता है वहाँ पर टीचर्स को, और प्रोत्साहित किया जाता है कि टीचर्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये पार्ट भी हमारा टॉपिक कवर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है 2 रेल प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू बिहार गॉट अप्रूवल। तो वैसे तो बहुत सारे रेल प्रोजेक्ट्स जो है अप्रूव किए गए हैं, उनमें से 2 प्रोजेक्ट जो है वो बिहार से डायरेक्टली बिलोंग करते हैं। तो 16 अगस्त को जो कैबिनेट मीटिंग ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है टोटल 7 प्रोजेक्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लॉन्च करते हैं। और उनकी जो कॉस्ट थी 32,500 करोड़ की, विथ 100% फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उनमें से जो 2 प्रोजेक्ट है वो डायरेक्टली लिंक्ड है बिहार से। तो 7 में से 2 प्रोजेक्ट लिंक्ड है बिहार से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। कितना है अमाउंट, तो 32,500 करोड़ का। ठीक है। तो डिटेल्स आप समझ लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, जिसमें मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, ठीक है, ये जितना भी हम लोग का लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी क्या होता है, कोई भी अगर माल हम लोग को एक शहर से दूसरे शहर में, या फिर एक शहर सिटी से या एक स्टेट से दूसरे सिटी में ले जाने में लगता है, उसको मेनली लॉजिस्टिक कॉस्ट। और इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसको लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए ही मेनली पीएम गति शक्ति जैसे मल्टी मोडल कनेक्टिविटी जैसे स्टार्ट किए गए हैं। ये बहुत पहले से चल रहा है पीएम गति शक्ति वाला, है ना, ताकि क्या हो सके, प्रोवाइड ए सीमलेस कनेक्टिविटी फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना। तो जो लोग भी है ज़्यादा से ज़्यादा आराम से जा सके, गुड्स
कार्गो वगैरह, सर्विसेज वगैरह, कम्युनिकेशन हो सके, इसीलिए अलग अलग मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक बन रही है, पैसेंजर्स ट्रेन के लिए अलग बन रही है ना। तो ये सारी डिटेल इसी में है पीएम गति शक्ति में। अब डिटेल समझ लेते हैं। तो जो प्रोजेक्ट है एक्चुअल में 35 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 9 स्टेट्स में लॉन्च की हुई है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, लेकिन जो बिहार के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7.06 करोड़ मैंडेज जो है वो मिल सकता है बिहार में। अपॉर्चुनिटीज जो है, एम्प्लॉयमेंट इतना दिन के लिए इस दो रेलवे प्रोजेक्ट से जनरेट हो रही है। तो सबसे पहला जो है वो है 89.26 किलोमीटर ऑफ गोरखपुर कैंटोनमेंट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, एंड 6.67 किलोमीटर ऑफ बिहार वेस्ट चंपारण विल बी डबल्ड। ठीक है, तो इसमें जो है, जो गोरखपुर कैंटोनमेंट वाला एरिया है, जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से जाता है, उसके आसपास से जाता है, तो वहां पर सिंगल लाइन है, तो उस लाइन को मेनली डबल करने की बात की गई है। ठीक है, तो बिहार में जो वेस्टर्न चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 6.67 किलोमीटर की लाइन को डबल किया जाएगा। फिर उसी पे ही 854 मीटर लॉन्ग ब्रिज भी बनाया जाएगा ऑन द गंडक रिवर। ठीक है, ऑन द गंडक रिवर, और इसके बीच में 12 स्टेशन हैं, और साथ ही साथ 15 एडिशनल फ्राइट ट्रेन विल बी रनिंग इन थ्रू दिस रूट। 15 जो है मालगाड़ियां भी इससे चलने लगेगी, क्योंकि अगर डबल लाइन हो जाने से बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाता है, सिंगल लाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फिर दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है द लेंथ ऑफ सोन नगर एंड अंडाल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट विल बी ऑफ 375 किलोमीटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है एक्चुअली में ये एक्सटेंशन है लुधियाना सोन नगर एक सेक्शन का। तो लुधियाना पंजाब से लेकर सोन नगर बिहार तक आता है, तो उसी को एक्सटेंड किया जाएगा। और कहाँ तक एक्सटेंड किया जाएगा, तो अंडाल, अंडाल जो है वेस्ट बंगाल का आता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आता है, आसनसोल के पास में है। ठीक है, तो वहां पे एक्सटेंड किया जाएगा, जहां पर बिहार में जो स्ट्रेच बनेगा वो है 132.57 किलोमीटर, जैसे गया औरंगाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा। फिर झारखंड में बहुत ज़्यादा है, 201 किलोमीटर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, एंड 40.35 किलोमीटर जो है वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बर्धमान वाले डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये दो हमारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च किए गए, सोन नगर अंडाल मल्टी ट्रैकिंग वाला, और एक गोरखपुर कैंटोनमेंट जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास से गुजरने वाला है। फिर 854 मीटर लॉन्ग ब्रिज भी गंडक रिवर पर बनेगा, डबल लाइन किया जाएगा। तो ये सारे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस एग्जाम में भले प्रीलिम्स में ना आए, लेकिन मेन से रिलेटेड आपके आंसर राइटिंग में ये सब आ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह से। फिर इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या हो रहा है, ये सब डेटा पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक का भी करेंगे, वो है एनटीपीसी 660 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एट बार इन बिहार डेडिकेटेड टू द नेशन। ये न्यूज़ है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह, ये भी बिहार से एमपी है। तो इन्होंने डेडिकेट किया है, मेनली इनॉग्रेट किया 660 मेगावाट यूनिट ऑफ बार सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये बार जो है कहाँ पर है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली दो फेजेस में बनाई जा रही है। ठीक है, फेज वन जो है, बेसिकली फेज वन कंप्राइजेस ऑफ 3 यूनिट्स ऑफ टोटल कैपेसिटी जो है 1980 मेगावाट। ठीक है, फेज वन में है 3 यूनिट्स, और फेज टू में है बाकी के 2 यूनिट्स। ठीक है, 3 यूनिट्स का जो कैपेसिटी है जनरेट करने का 198 मेगावाट है, और जो सेकेंड फेज का 2 यूनिट्स है उसमें 1320 मेगावाट। तो टोटल कितने हो गए, तो 3 गीगावाट इस जो बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है वहां से जनरेट होगा। काफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में जो बिजली का खपत है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बिहार के लिए और साथ ही साथ पूरे नेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो द इनॉग्रेशन ऑफ 660 मेगावाट यूनिट ऑफ यूनिट 2 ऑफ फेज 1 ऑफ द प्रोजेक्ट यही किया गया है, टू प्रोवाइड रिलायबल एंड अफोर्डेबल पावर टू द नेशन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये बता ही दिया हूँ कि 3 गीगावाट सुपर क्रिटिकल कोल बेस्ड पावर प्लांट है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो कोल बेस्ड है। आज भी इंडिया में देखा जाए तो लगभग 50 to 60% जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो कोल से, कोयला से ही जलाकर ही बनाया जा रहा है। और ये किसने डेवलप किया है, तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बिहार में। The power plant will have total 5 coal-based power generation unit of 660 megawatt capacity। ठीक है, तो इसी तरह से 3 गीगावाट का प्रोडक्शन जो है वो
बिहार के बाढ़ में हो रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से हमारे जो टॉपिक्स हैं इस वीडियो में कवर हो जाते हैं। पार्ट 2 में और पार्ट 3 में हम लोग अगस्त के महीने के जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं उनको सारे कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, सजेशंस हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।